दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वन वाले पर्वत की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी सीमांत या फिर ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी उत्तर पश्चिमी भारत। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वन वाले पर्वत पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि यानी शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। भारत का करीब 96 मिलियन हेक्टेयर या 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। देश में 80% से अधिक शरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है, अतः विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर पश्चिमी भारत। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। आपके ऑप्शन हैं 22वें, 23वें, 24वें या फिर 25वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24वें। बीते 4 अप्रैल को देश भर में महावीर जयंती मनाई गई। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। यह दिवस वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर जैन का जन्म लगभग ईसा पूर्व 599 में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। आपको बता दें, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है विजेता, वहीं तीर्थंकर एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ के प्रवर्तक के लिए किया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का संस्थापक है। आपके ऑप्शन है जॉन केनेथ गॉलब्रॉथ, रॉबर्ट जूले, पॉल क्रुगमैन या फिर क्लॉस श्वाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी क्लॉस श्वाब। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF एक स्पेस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके मिशन की बात करें तो WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लास श्वाब, अतः विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक पास हो गया। राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रयास करता है। इस विधेयक में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। आपके ऑप्शन है भीतरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील या फिर दीपोर बिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चंबल नदी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घड़ियाल को गेवियल भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं, जो कि एक बर्तन या घड़ा जैसा दिखता है। विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है। एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। घड़ियाल मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में सबसे लंबा होता है और इसकी लंबाई 3.5 से 4.5 मीटर तक होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चंबल नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर 1978 में रिजर्व घोषित किया गया था और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा मान्यता दी गई। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। ये टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 जिलों में विस्तृत है। क्षेत्र में ज्यादातर नल्ला माला पहाड़ियां हैं। यहाँ पर बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन सागर इसी रिजर्व में स्थित हैं। आपको बता दें, कृष्णा नदी इस रिजर्व के बेसिन को विभाजित करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शन है बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा यानी बैंगन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारसी पान को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी के 3 अन्य उत्पादों को भी टैग प्रदान किया गया है, जिसमें शामिल है बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा यानी बैंगन और आदम चीनी चावल। इसके साथ ही काशी और पूर्वांचल क्षेत्र के पास जीआई टैग उत्पादों की संख्या 22 और उत्तर प्रदेश में 45 हो गई है। गौरतलब है कि बनारसी ब्रोकेड और साड़ी, हस्तनिर्मित भदोही कालीन, मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन आदि क्षेत्र के जीआई टैग उत्पादों में शामिल है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा हाल ही में 33 उत्पादों को यह प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1924, 1926, 1928 या फिर 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। दरअसल अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी व रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। 1924 में कानपुर में एचआरए का गठन हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गईं। गौरतलब है कि एचआरए के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन यानी मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा गया। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? आपके ऑप्शन है मार्कोनी, फेराडे, ऑर्स्टेड या फिर वोल्टा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑस्ट्रेड। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। वर्ष 1830 में उन्होंने ये खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिक्सूची यानी कंपास में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्ट्रेड ने प्रमाणित किया कि विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड रखा गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑस्ट्रेड। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2014। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में देशी गोजाति नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए आरंभ किया गया था। ये योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गोवंश की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना भी इसका एक उद्देश्य है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी वर्ष 2014। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल।
तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और उनके नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।